आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ये एक्ट लगा के सीधा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। 1784 एक ऐसा एक्ट है जिसमें कंपनी तो नाम की थी लेकिन असली पावर क्राउन के हाथों में थी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा यादव और आइए जानते हैं इस इम्पॉर्टेंट लॉ के पीछे की पॉलिटिक्स, पावर और प्लानिंग। टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया इंट्रोड्यूस बाय विलियम पिट। इस एक्ट को विलियम पिट ने इंट्रोड्यूस किया था और इस एक्ट में ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया था। यानी ये एक्ट एक नई बिगिनिंग थी जहां ब्रिटिश क्राउन और कंपनी दोनों के रोल्स अलग अलग डिफाइन किए गए थे। वाई पिट्स इंडिया एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस, मतलब इस एक्ट को लाने की ज़रूरत ही क्या थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फेल्ड। रेगुलेटिंग एक्ट एक शुरुआत थी लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। गवर्नर जनरल तो बना दिया लेकिन रियल पावर और कोऑर्डिनेशन की कमी थी इस एक्ट में। करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इंक्रीज, मतलब कंपनी के ऑफिसर्स जैसे वॉरेन हेस्टिंग पर करप्शन के आरोप लगे। फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हमें साफ देखने को मिलता है। नीड स्ट्रॉन्गर ब्रिटिश कंट्रोल, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने समझा कि अब डायरेक्ट कंट्रोल लेना पड़ेगा, इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट आया जिसने पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया। यानी ये एक्ट आया क्योंकि पुराना सिस्टम फेल हो गया था और अब ज़रूरत थी एक मजबूत सेंट्रल कंट्रोल की। मेन ऑब्जेक्टिव, अब इस एक्ट के उद्देश्य देख लेते हैं। स्ट्रेंथन ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर मजबूत बनाना। इम्प्रूव कंपनी गवर्नेंस, कंपनी के गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। सेपरेट पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन, इसमें क्या हुआ, एक नया सिस्टम लाया गया जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी चलेगी ब्रिटिश सरकार की निगरानी में। तो ये एक्ट बना एक माइलस्टोन जहां से ब्रिटिश राज धीरे धीरे शुरू होता है। अब जानते हैं कि क्या था ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। इसमें था एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो पॉलिटिकल मैटर्स को देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब है कंपनी के ओरिजिनल बॉडी जो कमर्शियल मैटर्स को देखेगी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग की ब्रिटिश मिनिस्टर्स, मतलब इसमें 6 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के टॉप मिनिस्टर्स। यानी ये सिर्फ नाम का बोर्ड नहीं था, इसमें सीधा ब्रिटिश कैबिनेट के लोग शामिल थे। ओवरसॉ पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड सिविल मैटर्स। ये बोर्ड कंपनी के पॉलिटिकल, सिविल एंड मिलिट्री डिसीजन पर भी निगरानी रखता था। यानी बंगाल का गवर्नर हो या मद्रास का कमांडर, सबकी रिपोर्ट बोर्ड के पास जाएगी। कुड ओवरराइड कंपनी डिसीजन, सबसे बड़ी बात, बोर्ड का कंट्रोल कंपनी के किसी भी डिसीजंस को ओवररूड कर सकता था। मतलब कंपनी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ है तो बोर्ड उसे कैंसिल कर सकता है। गवर्नर जनरल पावर। पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद गवर्नर जनरल का रोल और पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। बिकम सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया, अब गवर्नर जनरल पूरे ब्रिटिश इंडिया का हेड बन गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल का स्टेटस ओनली बंगाल तक ही सीमित नहीं था, अब वो ऑल इंडिया की सुप्रीम अथॉरिटी बन गया था। सुपरवाइज्ड बॉम्बे एंड मद्रास, पहले बॉम्बे और मद्रास इंडिपेंडेंटली काम करते थे लेकिन अब उनका कंट्रोल भी गवर्नर जनरल के पास चला गया था। कोई भी पॉलिटिकल, मिलिट्री एक्शन लेना हो तो गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी ज़रूरी होती थी। गोट वीटो पावर ओवर प्रेसिडेंसीज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल को मिला वीटो पावर, मतलब अगर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी कोई डिसीजन लेती है और गवर्नर जनरल या तो उसे डिसएग्री कर सकता है, या तो वो उसे रोक सकता है, या फिर वो उसे कैंसिल कर सकता है। तो इन सिंपल वर्ड्स में पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल को एक तरह का सुप्रीम कमांडर बना दिया था। पिट्स इंडिया एक्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट चेंज किया। ये एक नई मिलिट्री पोस्ट क्रिएट करी जिसका नाम था कमांडर इन चीफ। न्यू मिलिट्री पोस्ट क्रिएटेड, ये पोस्ट स्पेशली बनाई गई ताकि आर्मी का कंट्रोल सेंट्रल लेवल पर हो सके। असिस्टेड गवर्नर जनरल इन मिलिट्री मैटर्स, कमांडर इन चीफ का काम होता था कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करना और ऑल मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, डेवलपमेंट्स एंड डिसीजंस डिस्कस करना।
ओके, इंश्योर आर्मी कंट्रोल अंडर सेंट्रल अथॉरिटी। इस पोस्ट के आने के बाद आर्मी का डिसेंट्रलाइजेशन ख़त्म हो गया। अब पूरी इंडियन आर्मी, चाहे वो बॉम्बे की हो, मद्रास की हो, बंगाल की हो, सब एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में आ गई। कोई भी मिलिट्री एक्शन बिना सेंट्रल अथॉरिटी के अप्रूव के पॉसिबल ही नहीं था। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के इम्पैक्ट की, यानी इस कानून का असली असर क्या पड़ा। एंडेड कंपनी इंडिपेंडेंसी इन गवर्नेंस। ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपने मन से किसी भी पॉलिसी को डिसाइड नहीं कर सकती थी। हर पॉलिटिकल और मिलिट्री डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से ही होगा। सेंट्रलाइज्ड पावर इन हैंड ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब सारी रियल अथॉरिटी, चाहे वो मिलिट्री की हो या एडमिनिस्ट्रेशन की, लंदन में बैठी ब्रिटिश क्राउन के पास थी। इंडियन टेरिटरी का कंट्रोल अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जरिए पार्लियामेंट के हाथों में चला गया। स्टार्ट ऑफ क्राउन कंट्रोल इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये एक्ट एक सिंबॉलिक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से शुरुआत होती है ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल की। ये फुल क्राउन रूल नहीं था, लेकिन बेस तैयार हो गया था ब्रिटिश राज के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पपेट बना दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट बन गई रियल मास्टर। अब जल्दी से पिट्स इंडिया एक्ट का क्विक रिकैप कर लेते हैं। ईयर जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट आया वो है 1784। पिट्स इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट द यंगर। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएटेड किया गया था इस एक्ट में। डुअल गवर्नेंस मतलब पॉलिटिकल और कमर्शियल स्ट्रक्चर को अलग अलग किया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंक्लूड है। गवर्नर जनरल गॉट रियल पावर। इस एक्ट के जरिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रियल पावर दी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप हिस्ट्री की ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल हिस्ट्री एंड मी। मैं इसी तरह की हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती रहती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।